नमस्कार दोस्तों, आप सबका आरडी कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और अगेन पीजीटी उत्तर प्रदेश जिस तरह से फॉर्म निकालने की तैयारी में है और वैकेंसी का इंतजार सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसी बीच आप सबके साथ यूपी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी स्पेशल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ आपके साथ जुड़ूं। और हम चाहेंगे कि ज्योग्राफी में हमने जो प्लान आपको इससे पहले वाले वीडियो में जारी किया था, उसके लिए लेक्चर किस तरह से डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है और आपको कैसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक ओरिएंटेशन कहाँ से उसकी बिगनिंग हो उसको समझा जा सकता है। तो आज हम बहुत ही सिंपल टॉपिक इंडिया का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जिस इंट्रोडक्शन के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया को कैसे तैयार किया जाए और फिर उस पर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आइए यहाँ देखिए, हम लोगों ने इंडिया को पहले भी आपने पढ़ा होगा कई जगहों से, बट सिंप्लीफाई करने के लिए इंडिया को आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 पार्ट में बांटना है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ किस तरह से अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन को बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी आप समझ गए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दूसरे सेक्शन में आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और तीसरे सेक्शन में दोस्तों आप लोग समझेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें आप वहां पे मैप है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बट आप समझ सकते हैं। फिजिकल में आप इंट्रोडक्शन से लेकर के सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स से जुड़े हुए उन पहलुओं को, उन पक्षों को याद करेंगे जो कि इंडिया को फिजिकली यह डिफाइन करता है कि वेयर इज इंडिया लोकेटेड, व्हाट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकेशन, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर फिजिकल हो, दोनों को देखेंगे। इंडिया वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्टेंस है इंडिया का, किन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बीच है। कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं तो एशिया के सदर्न पार्ट में होने के कारण इंडिया का साउथ एशिया का एक लीडिंग कंट्री है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनते हैं आप। इंडिया के नेबरिंग कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री आप समझने की कोशिश करेंगे, जहां जहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। इंडिया का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल, उसमें हम देखते हैं कि क्वासी फेडरल कंट्री है, तो जनरली यहाँ पे यूनियन, टेरिटरी और स्टेट्स के रूप में इसको बांटा गया। जिस तरह से अभी 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स हैं इसके, उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, इन स्टेट्स में कोस्टल स्टेट्स कौन से हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पे कौन से स्टेट्स हैं, और फिर उसके फिजियोग्राफिक रीजन में जाते हैं तो फिजियोग्राफिक रीजन में इंडिया का फिजिकल डिवीजन देखेंगे। हिमालय है तो उसके अलावा और कौन कौन से माउंटेन हैं। अगर आप पढ़ते समय इस चीज को समझते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक सीरीज में अगर हम साउथ तक जाते हैं, हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुरा, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, अगर ये सीरीज रखते हैं तो आप नॉर्थ टू साउथ पूछे, साउथ टू नॉर्थ पूछे, आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। इन सब पे हम चर्चा चलाएंगे अभी फिजिकल पार्ट में। इन सब के अलावा इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेज हैं, इंडिया की कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कौन कौन से इंडिया की वैलीज हैं, कौन कौन से इंडिया में फेमस वाटरफॉल है, ग्लेशियर्स हैं, और फिर आता है एक अच्छा टॉपिक जहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन होता है रिवर सिस्टम। और इस तरह से जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो समझ लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में आते हैं जब हम फिजिकल में, तो इंडिया में मानसून, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, फिजिकल आपका यहाँ पे फिनिश होता है। उसके बाद इंडिया का इकोनॉमिक हिस्सा आता है, जिस इकोनॉमिक पार्ट में आप देखते हैं कि मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया में, आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर एक हॉट टॉपिक होगा इंडिया का। माइनिंग सेंटर्स होना चाहिए, तो मिनरल्स, माइनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे होंगे।
कि बेलाडीला की खान कहाँ है, कहाँ डल्ली राजहरा है, कोरबा किस लिए फेमस है, दांतेवाड़ा किस लिए फेमस है, दुर्ग, भिलाई, राउरकेला, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंदुझर, कालाहांडी, कोरापुट, क्या है ये सब, नागपुर, भंडारा किस लिए फेमस है, सिद्धि बाला, जबलपुर किस लिए फेमस है, सिंहभूम, घाटशिला, ये सारी चीजें आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दिस ऑल लोकेशंस आर रिलेटेड टू ओनली वेयर, मैप से रिलेटेड है, कहां है ये, अगर याद रहे तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्री, फिर वही चीजें, इंडस्ट्री में भी लोकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि क्या होगा इंडस्ट्री में, फिर आप वही काम करेंगे, क्या, कहां पर कौन सी इंडस्ट्री लोकेटेड है। जैसे आपसे पूछा टिस्को कहां है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन जो है इंडिया का, वो कहां है, नालको क्या है, बाल्को के कहां कहां संयंत्र लगे हुए, एल्युमिनियम से रिलेटेड, कॉपर से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड, सब इंडस्ट्री है कहाँ, इंडिया में कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल जोन है, इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ है, बेंगलुरु किस लिए फेमस है, सेमीकंडक्टर का हब कहाँ है, चंडीगढ़ किस लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में जाना जाता है, कपूरथला में क्या बनता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ, ये सारी चीजें लोकेशन बेस्ड है, देख रहे हैं इंडस्ट्री। और इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे आप आते हैं तो परिवहन के जितने भी साधन हैं, ट्रांसपोर्ट के जो जो हमारे पास सोर्सेज हैं, रोडवेज है तो नेशनल हाईवेज जितने हैं आपको याद रहना चाहिए, नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, NH44 क्या है, NH27 क्या है, 48 क्या है, 16 क्या है, ये सब हमें पता होना होगा। किन सिटीज से होकर के क्रॉस करते हैं उसके बारे में जानकारी होगी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए। इसी तरह से वाटरवेज में जाएंगे तो 4 नेशनल वाटरवेज जो है वो कौन कौन से हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। एयरवेज में जाएंगे, आपसे पूछ जाएगा मीनाम्बकम एयरपोर्ट किसको कहा जाता है, कहाँ है ये। ऐसे तो आप बोल देंगे चेन्नई एयरपोर्ट में उतरे थे, लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट का एक्चुअल नाम क्या है, अमृतसर एयरपोर्ट का एक्चुअल नाम क्या है, कोलकाता एयरपोर्ट का एक्चुअल नाम क्या है, वो आप लोकेशन बेस पे रखेंगे तो साथ साथ चीजों को समझना आसान होगा। रेलवे जोन में जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर, साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर पूछ दिया जाए क्या बताएंगे, नया सबसे हेडक्वार्टर कौन सा बना है, अभी जोन बने हैं, टोटल जोन कितने हैं, सब लोकेशन बेस है। इंडिया का मैप इसीलिए जरूरी है आपके लिए। तीसरे सेक्शन में आते हैं दोस्तों, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन है, मैंने ह्यूमन लिखा है यहाँ पर। ह्यूमन ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ आप ह्यूमन रेसेज, रेसेज से निकली हुई ट्राइब्स यानी मानव प्रजातियां, फिर जनजातियां, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इंडिया में कौन कौन से भाषाई समूह उसको समझते हैं, लैंग्वेज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इंडिया का पॉपुलेशन का वह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जहां से सेंसस शुरू हुआ, पॉपुलेशन डेवलपमेंट को देखेंगे, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिकेडल ग्रोथ क्या होता है, तो दशकीय वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कुल जनसंख्या में वृद्धि। उसके बाद आता है सेंसस 2011, क्योंकि अभी तक वही चल रहा है, तो आपको ये जानना होगा कि टोटल पॉपुलेशन का जो डिविडेंट है वो कैसे कैसे है, और उसमें हम समझते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट क्या है, टोटल पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है, सबसे छोटा पॉपुलेशन साइज वाला स्टेट कौन सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे चल रहा है, लिटरेसी रेट आप जान रहे हैं, सेक्स रेशियो है, ट्राइबल पॉपुलेशन, एसी पॉपुलेशन, इस तरह से कई सारे ऐसे सवाल होंगे, और सब में इंडिया का मैप का एक्चुअल लोकेशन आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया को पढ़ने का क्लियर कट आइडिया आपके पास, एक फिजिकल, एक इकोनॉमिक और एक ह्यूमन, इसके साथ ही इंडिया का लगभग सारी चीजें कवर हो जाती है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद लास्ट में अगर आपको जानने की जरूरत होगी इसको समग्र रूप में, तब आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ की जो प्लानिंग हुई इंडिया में, 5 ईयर प्लान किस तरह से चला, अभी नीति आयोग कैसे काम कर रहा है, उन सब पहलुओं को भी देख सकते हैं। इस तरह से इंडिया को 10 to 15 लेक्चर में कवर करके बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो, NVS का हो या UP PGT का हो,
जो रिकॉर्ड अभी हमारे बच्चों ने बनाया है यूपी पीजीटी में भी, DSSB में भी और KVS में भी, हम चाहेंगे कि आप सब उस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए जरूर जुड़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी को आपके जहन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास अब तक सफल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।